on a regular session of Parenting for Peace. I welcome you all on behalf of our P4P team. आज हमारे साथ डाइट पे लेक्चर के लिए हमारे साथ है डॉक्टर दीपा पटेल एंड डॉक्टर केतन भरड़वा. अगर मैं आपको दीपा बिन के बारे में बताऊं तो शी इज अ पीडियाट्रिशियन एंड टीनेज स्पेशलिस्ट. शी इज बीन practicing as adolescent physician at Vama Wellness Center for the Women in the Surat since 2 years. And उन्होंने वेरियस स्कूल और एनजीओ के साथ मिलके बहुत सारे टीनेजर्स पे सेमिनार्स और लेक्चर्स भी लिए हैं. सो आई वेलकम यू दीपा मैम. हेलो हेलो मैम. एंड उनके साथ हमारे साथ दूसरे रिनाउंड डॉक्टर केतन भरड़वा सर भी है. ही इज अ पीडियाट्रिशियन विथ उनका स्पेशल इंटरेस्ट है ऑन इन्फेंट यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन. उनके बारे में तो आई थिंक सर खुद ही मतलब आप सुनोगे तो यू वुड बी नोइंग अबाउट हिम. ही इज बीन अवॉर्डेड विद द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम है और वो बहुत सारी बुक में एज अ ऑथर ऑन ही हैज पब्लिश सो मेनी बुक्स. उनका मेन इंटरेस्ट वर्क ऑफ इंटरेस्ट है ह्यूमन मिल्क बैंकिंग एंड इन्फेंट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन. तो सर आई वेलकम यू डॉक्टर केतन सर. So over to you, sir. Hello. Yeah, I'm sharing my screen. Right. Will not waste much time. So everybody is able to see my screen? Yes, sir. Yeah, and it is in proper way, na? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, and I'm audible also. Fine. Yes, sir. तो मित्रों, काफी सारे पीपीएल आप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं और आज ये पीपीएल डिजिटल पीपीएल में मैं आप सबको वेलकम करता हूं. ये आज का विषय बच्चों का आहार, इसकी चर्चा क्यों करें. सबको लगता है कि भाई हाँ, आहार ही शरीर का मेन पिलर है. ये सही बात है. खाली शारीरिक नहीं, मानसिक भी सही और आगे जाके व्यावसायिक जीवन पे भी बचपन के खुराक की असर रहती है. तो इसकी जो असर होती है काफी लंबी रहती है जीवन भर. और ये उम्र ऐसी होती है बचपन, जहाँ पे अगर ये खुराक पे बराबर ध्यान नहीं दिया जाता है तो काफी ये कुपोषण की जड़ बनता है और जो आगे जाके राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक स्तर पे भी असर करता है. नेशनल इम्पैक्ट हो सकती है इसकी. इसलिए सरकार भी न्यूट्रिशन के पीछे इतना रस ले रही है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आप पेरेंटिंग का ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आगे के जितने भी सेशन अटेंड किए हैं, दिस इज वन ऑफ द सेशन जहाँ पे आपके सभी पेरेंटिंग स्किल्स की टेस्टिंग होती है. सभी पेरेंटिंग स्किल्स आपको अप्लाई करनी होती है. अगर आपको बच्चे को खिलाना है और उसका सही मायने में उसका उछेर करना है तो आपने जो आगे सीखा है वो स्वीकार, अनुशासन, प्यार, समय देना, मीडिया का इम्पैक्ट, कैसे कम्युनिकेट करना, मूल्यों का सिंचन कैसे करना, सभी कुछ अगर आपको सही आता है तो आप बच्चे का ये फीडिंग सही मायने में कर सकते हैं. हम जैसे जैसे डिस्कस करेंगे आपको सब दिखेगा कि हाँ, ये सभी चीजें फीडिंग में जरूरी है. इसलिए फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम कार्यक्रम देखें तो आज का कार्यक्रम लिमिटेड रहेगा कि हम आपको बेसिक चीजें समझाएंगे और छोटे छोटे बच्चों के बारे में बात आज करेंगे, जो बच्चे खाना सीख रहे हैं और 3-4 साल 5 साल के बच्चों तक का. फिर अगला जो कार्यक्रम रहेगा कि शनिवार को,
तभी फर्स्ट हाफ में हम बड़े बच्चों के बारे में, किशोरों के बारे में बात करेंगे, उनके भोजन के बारे में, मोटापे के बारे में बात करेंगे, जंक फूड के बारे में बात करेंगे थोड़ी, और आपके प्रश्न भी साथ साथ में लेते रहेंगे, क्योंकि काफी सारे प्रश्न रहेंगे इसी विषय में। जब जब भी हम लोग माँ बाप के साथ में बच्चों के खाने के बारे में चर्चा करते हैं, तब कई बार घंटों के घंटों निकल जाते हैं, तो इसलिए प्रश्न सबको रहते ही है। तो शुरू करते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के साथ ही शुरू करेंगे। आप लोग भी इसमें एक्टिव रहेंगे। एक छोटा सा पोल है, नयन भाई, आप पोल एक्टिवेट करेंगे? नयन भाई, नयन भाई है हमारे साथ में? नयन भाई, हेलो। हेलो जी जी हेलो। हाँ सर जी, ये पोलिंग के जो क्वेश्चंस है ना, वो पहले से ऐड करने पड़ते थे। मैं देख लेता हूँ, अगर होते हैं यहाँ से तो मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दर्शकों को थोड़ा समय देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न रहता है, आप अपने आप से पूछिए कि जन्म के बाद नवजात शिशु को माँ का दूध कभी शुरू करना चाहिए? ऑप्शन 1, तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर। ऑप्शन 2, 1 घंटे से 6 घंटों में। ऑप्शन 3, शाम को या दूसरे दिन जब माँ बराबर खा लेती है और आराम कर लेती है। अब अपने आप को ये 3 में से एक जवाब चुन के दीजिए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा, तभी अपने आप को कंपेयर भी करिएगा। प्रश्न दूसरा, माँ के दूध के अलावा और क्या देना जरूरी होता है नवजात शिशु को? डिब्बे या अन्य प्राणियों का दूध, गाय भैंस का दूध, पैकेट का दूध, पानी, ग्राइप वाटर, या कुछ भी नहीं? ये 4 में से क्या देना जरूरी होता है? बराबर। अभी तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। कितनी उम्र तक सिर्फ माँ का दूध ही पर्याप्त होता है? कितनी उम्र तक सिर्फ माँ का दूध, यानी और कुछ भी नहीं देना होता है? 3 से 4 महीना, 6 महीना पूरा होने तक, या 8 महीना? इसका मायने दूसरा भी निकलता है कि कौन सी उम्र से सिर्फ माँ के दूध के सिवा और कुछ भी खाना देना होता है। प्रश्न चौथा, माँ के दूध की तुलना में डिब्बे या गाय भैंस बकरी का दूध कैसा होता है? ऑप्शन 1, माँ के दूध जैसे ही काम करता है, तो उसके बदले में आप दे सकते हैं। ऑप्शन 2, डिब्बे का ये सब दूध माँ के दूध से बेहतर होता है, क्योंकि डिब्बे में सब लिखा रहता है, उसके अंदर में प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डीएच सब लिखा रहता है, यानी माँ के दूध से अच्छा ही होगा। नंबर 3, ये सब दूध माँ के दूध से काफी निम्न होते हैं, काफी इंफीरियर होते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने शुरू हो गए होंगे कि मैंने अपने बच्चे को क्या पिलाया था, या फिर अभी बच्चा आने वाला है तो अभी क्या पिलाएंगे। तो इनके जवाब देखिए। जन्म के बाद नवजात शिशु को माँ का दूध तुरंत 1 ही घंटे में चालू करवा देना चाहिए। हो सके तो डिलीवरी रूम में ही, जब माँ के जो टांके लिए जाते हैं या फिर सीजरियन होता है, तो तुरंत सीजरियन के वक्त ही चालू में ही माँ को दूध पिलाना शुरू कर सकते हैं। पहले घंटे में जिन नवजात शिशुओं को माँ का दूध मिल जाता है, वो कम बीमार पड़ते हैं। नंबर 2, माँ के दूध के अलावा और क्या क्या देना जरूरी है? माँ के दूध के अलावा जो तंदुरुस्त नवजात शिशु होते हैं, पूरे महीने पे जन्मे होते हैं, उनको कुछ भी देना नहीं पड़ता है। न पानी देना पड़ता है, न ग्राइप वाटर, न बोनिसन, या काफी सारी चीजें लोग देते हैं, कुछ देना नहीं होता है। नंबर 3, माँ का दूध 6 महीना खत्म हो जाता है बच्चे को। 7वां लगता है। जो तंदुरुस्त बच्चे होते हैं, जिनका वजन 2.5 किलो से ऊपर रहता है, उन सबको 6 महीने तक और कुछ भी देना नहीं पड़ता है, सिर्फ माँ का ही दूध काफी पर्याप्त हो जाता है। और कोई भी दूध माँ की तुलना में कहीं भी नजदीक भी नहीं आते हैं, काफी निम्न होते हैं। मित्रों, ये प्रिलिमिनरी एक प्राइमिंग इंफॉर्मेशन के बाद हम आगे चलते हैं कि 6 महीने के बाद में हम लोग बच्चे को खाना शुरू करते हैं। तो ये जो खाना होता है,
ये माँ के दूध के अतिरिक्त का खाना होता है, इसको इसलिए पूरक बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द मदर्स मिल्क, इट इज नॉट सब्सटीट्यूटिंग द मदर्स मिल्क। यानी माँ के दूध के स्थान पे नहीं चालू करना है। इसलिए जब भी आप माँ बच्चों को खाना चालू करेंगे तब माँ का दूध जितना चाहिए बच्चों को मिलता रहना जरूरी है, और उसको रिप्लेस नहीं करना है। तो एक प्रश्न रहता है कि माँ का दूध कब तक चालू रखेंगे। तो ये एक अपने आप को प्रश्न पूछिए, देखिए कि कितनी उम्र के बाद में माँ बच्चे को माँ का दूध देना बंद कर सकते हैं। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल या ज्यादा भी। अभी पहले के जमाने में हम लोग देखते थे कि काफी सारे बच्चों को मम्मियाँ 2, 3, 4 साल तक अपना दूध पिलाती थी। तो आज के जमाने में सब लोग हंसेंगे, ऐसा तो हो सकता है क्या? और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि 1 साल के बाद यूजुअली माँ का दूध बंद करा देते हैं। 1.5 साल तो बहुत हो गया, पर सही जवाब तो यही है कि कम से कम 2 साल तक तो बच्चे को माँ का दूध चाहिए जितना जब भी चाहिए मिलना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। ऐसा क्यों? ये इसलिए कि माँ का दूध 2 साल की उम्र तक बच्चों की कई सारी जरूरतें पूरी करता है। बच्चों की जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो 2 साल के बच्चों को 1/3 तक ऊर्जा की जरूरत माँ का दूध पूरा करती है। तो बच्चे को अगर 6 महीने के पहले ऊपरी खुराक चालू कर देते हैं, कुछ भी जैसे पानी होता है या बोतल होती है, ऊपर का दूध होता है या कुछ और खाना होता है, माँ के दूध के सिवा कुछ भी देते हैं, तो आप ये चित्र में देख सकते हैं कि जो राइट साइड में चित्र देखा है, बच्चा कुपोषित हो जाता है, क्योंकि ये उम्र तक में और कोई भी चीज माँ के दूध के कंपैरिजन में नजदीक तक भी आती नहीं है। माँ का ही दूध श्रेष्ठ होता है, तो ये ध्यान रखना है। यानी जल्दी नहीं चालू कर सकते हैं। पर 6 महीने के बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे उसकी शारीरिक जरूरत बढ़ती है और बच्चा एक्टिव भी हो जाता है, आजू बाजू की चीजें मुंह में डालने लगता है। बच्चा कुदरती तरीकों से वो मैच्योर होने लगता है खाना खाने के लिए। आप देख सकते हैं विविध प्रकार की डेवलपमेंट बच्चों में चालू हो जाती है। कुदरत बोलती है कि ना अभी बच्चा खाना खाने के लिए तैयार है, यानी 6 महीना खत्म हो जाएगा, 7वां लगेगा, तभी आप बच्चे को कुछ खाना देंगे। तो ये क्वेश्चन रहता है अभी आपके लिए। खैर अभी पोल हमारे साथ में यहाँ पे एनालिसिस अपने पास नहीं है, फिर भी आपके लिए ये क्वेश्चन है कि माँ के दूध के उपरांत के खाने के शुरुआत में क्या देना चाहिए। ज्यादातर लोग दाल पानी, चावल पानी, फल का जूस, बिस्कुट या अन्य दूध देना चालू करते हैं, या फिर गाढ़ी दाल, गाढ़ी रबड़ी जैसी शीरा जैसा कुछ देना चाहिए, या सब्जी की ग्रेवी वगैरह देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो इसका ये जवाब है, अभी हम आगे देखेंगे। यानी जैसे बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसको गाढ़ा खुराक, ये फर्स्ट पिक्चर में दिखता है, वैसे चालू करना चाहिए स्टेज 1 में। बाद में जैसे 7 महीने का बच्चा हो जाता है, 9 महीने तक में थोड़ा थोड़ा दानेदार गाढ़ा खाना देना है, और फिर जैसे बच्चा और बड़ा होता है तो और डिलेदार चीज चालू कर सकते हैं। वापस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला चित्र में जैसे चम्मच से खाना तुरंत जैसे लिक्विड होके नीचे गिर जाता है, जैसे पोर हो जाता है पानी की तरह, वैसा खाना नहीं होना चाहिए। यानी जूस, दाल का पानी, चावल का पानी वगैरह नहीं देना है। खाना एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, पर काफी सारा गाढ़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं लास्ट राइट चम्मच जो दिखती है उसमें एकदम थिक खाना है। तो ये क्यों? ये इसलिए कि बच्चों की जो जरूरत होती है वो काफी ज्यादा होती है, ये फास्ट ग्रोइंग होते हैं, और जितनी ग्रोथ की वजह से उसको जो जरूरत होती है उतना डेंस खाना देना चाहिए। अगर पतला खाना दोगे तो उसमें इतना न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की खाने की कैपेसिटी कम होती है, उनका पेट भी छोटा सा होता है, उनके पेट की क्षमता 150, 200, 250 ml से ज्यादा नहीं होती है। तो आप एक साथ में 200 ml से ज्यादा यूजुअली खाना देते नहीं, और उतने खाने में
अगर आप पतला खाना दोगे तो बच्चे की जरूरत पूरी नहीं होती है। तो क्या देंगे? तो शुरू शुरू में हम पेस्ट जैसा खाना बना के देंगे, पेस्ट जैसा, जो यूजुअली रिकमेंडेड रहता है कि आप कोई भी सब्जियों का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का बनाओ, जैसे पालक का या गोभी पत्ते का या गोभी का या कद्दू का, आप पेस्ट जैसा, ग्रेवी जैसा बनाओ। एक समय पे एक स्वाद देने का शुरू करो बच्चे को, और फिर धीरे धीरे स्वाद बढ़ाते रहो, अलग अलग प्रकार के स्वाद दे सकते हैं। फिर 7वां महीना होता है, यानी 1 महीना बच्चा बराबर ये पेस्टी खाना खाने लगता है, फिर आप उसको थोड़ा डिलेदार खाना दे सकते हैं, मतलब मैश्ड फूड, जो आप उंगली से या चम्मच से मसल के बना सकते हैं। यहाँ पे भी एक के बाद एक समय पे एक ही खाना इंट्रोड्यूस करें बच्चों को, 5-6 दिन एक खाना खाता है, फिर दूसरा खाना, दूसरा टेस्ट उसको इंट्रोड्यूस करिए। अभी आप सब्जियों की जो हम लोग ग्रेवी बना के देते थे पिछले महीने, उससे थोड़ा आगे जाके अनाज का कुछ देंगे। अनाज में और फ्रूट्स भी दे सकते हैं मैश करके, जैसे केला पपीता मैश करके दे सकते हैं, हाथ से भी मसल मसल के बच्चे को दे सकते हैं। और थोड़ी गाढ़ी दाल, रबड़ियाँ, जैसे गुजराती में ये लोग राब या पतला शीरा बोलते हैं, या फिर चावल की प्यूरी जैसा, ग्रेवी जैसा बना के भी दे सकते हैं। तो ये 7वें महीने से चालू कर सकते हैं। फिर बच्चा और बड़ा हो जाता है, 9 महीना हो जाता है, तभी बच्चे की चबाने की क्षमता आने लगती है। आप देख मारो सकते हैं, वीडियो। वो दानेदार खाना देने का चालू करेंगे आप, दाने वाला, और बच्चे अपने मसूड़ों के बीच में खाना चबाने का शुरू करता है। और 10 महीने पे तो थोड़े दांत भी आ जाते हैं, और बच्चा बराबर हाथ से भी कुछ पकड़ भी सकता है। तभी 10वें महीने से 11 महीने से आप बच्चे को हाथ में पकड़ सके ऐसी चीजें भी खाना दे सकते हैं, तो बच्चा अपने आप को खुद पकड़ के चबा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, छोटी चीजें ऐसी देना है जो गले में अटक ना जाए और बच्चा हाथ में पकड़ सके, जैसे गाजर का बड़ा टुकड़ा है, ककड़ी का बड़ा टुकड़ा है, ऐसा कुछ बच्चा अपने आप को खाने में, उसको मजा भी आएगा, उसके मसूड़े भी घिसेगा और उसको स्वाद भी आएगा। तो सभी बच्चों को डेंस खाना, एनर्जी डेंस खाना देना जरूरी है। तो मैं अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ डॉक्टर दीपा जी को। दीपा बहन, आप बताइए, हम बच्चों को एनर्जी डेंस खाना कैसे बना के दे सकते हैं? आप थोड़े उसके नुस्खे बताइए। जरूर केतन भाई। आप सबने देखा कि 6 महीने खत्म होते ही हमें बच्चों को जो है वो ऊपर का खाना देना शुरू करना है। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, मदर जो है वो पानी जैसा या पतला देती है। उसके बदले जब आप 7वें महीने से जब खाना शुरू ही करते हो, तभी से गाढ़ा देना है। गाढ़ा यानी कि जैसे केतन भाई ने बताया इस तरह से कि ये चम्मच से गिरे नहीं, इस तरह का खाना हमें देना है। दूसरा कि इसको कैसे और मतलब उसकी जो एनर्जी यानी कि कैलोरी कैसे बढ़ाई जाए, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी कि अंदर विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब चीजें जो पोषक तत्व है वो इसमें कैसे बढ़ाए जाए, वो भी हमें साथ साथ में देखना है। क्योंकि जैसे केतन भाई ने बताया कि जो बच्चा 6-7 महीने का रहता है, उसका जो स्टमक कैपेसिटी है वो बहुत छोटी रहती है। तो जैसे हमको पहले तो ये करना है कि कभी भी आप जैसे सेरेलैक जैसा घर पे बनाओ, शुरुआत की बात कर रही हूँ, आफ्टर 7 मंथ्स वाली, कि सेरेलैक जैसे घर पे ही बनाना है। तो उसके लिए जो अनाज है, जैसे थोड़े से आपने चने की दाल ले ली, गेहूं ले लिए, सिंगदाने ले लिए, उसको रोस्ट कर लेना है। और उसके बाद इसका जो है वो फ्लोर यानी कि आटा बना देना है। अब आप जब ये आटे की कुछ भी चीज बनाओगे, राब या दलिया इस टाइप का, तो इसमें पानी कम लगेगा। तो होगा ये कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी में भी ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली चीज दे सकोगे। उसी तरह से जैसे आपने सूप वगैरह बनाया है, तो उसमें आपने कुछ बीन्स डाले हैं, वेजिटेबल्स डाला है, आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट वगैरह डाला है, तो उसको आपको जो ये टुकड़े हैं वो अलग से करो और बच्चे को सिर्फ पानी वाला सूप दो, ऐसा नहीं करना है। ये सब चीजें जो है वेजिटेबल वगैरह,
उसको मैश करके थिक प्योरी बना लो, यानी गाढ़ा रसा जो बोलते हैं ना, इस तरह का आप बना लो। तो ये जो है वो ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है और ये आपको ज्यादा हेल्पफुल होता है, बच्चे को भी ज्यादा एनर्जी देता है। और हम ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे हम पानी डालते हैं उसके बदले जहाँ हो सके हम जैसे बटर मिल्क डाल सकते हैं, कर्ड यानी कि दही डाल सकते हैं, कोकोनट मिल्क यानी कि ये अपना नारियल का दूध डाल सकते हैं, या फ्रेश क्रीम भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इससे इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे राब है तो आटा घी या तेल में हम सेक के उसमें पानी डालने के बजाय हम यदि ये कोकोनट मिल्क डालते हैं तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह से जो कोई ऐसा खाना है जहां हम उसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए एक आध चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं, तो ये भी हमारी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बढ़ा देता है। उसी तरह से आप जो बच्चे का खाना जिसमें से बनाते हो, जो भी आटा यूज करते हो, वो आटे में यदि हम कुछ पल्सेस यानी कि चने की दाल का आटा या तो गेहूं के साथ सोयाबीन मिक्स करके उसको आप भून ये बनाते हो, उसका आटा बनाते हो, कोई भी दाल अंदर ऐड करते हो, कोई भी बीन्स का आटा ऐड करते हो, तो ये जो है वो खाने की वैल्यू जो है उसका बढ़ा देता है। उसी तरह से जब भी आप कुछ सब्जी बनाते हो तो उसकी सब्जी में जो रसा रहता है, जो उसका ग्रेवी रहती है, इसके अंदर यदि आप सिंगदाना जो है उसको पीस के या कोई और नट पीस के, तिल पीस के, ये सब पीस के आप डाल के उसका पेस्ट जैसा बना के वो आप उसमें ऐड करते हो, तो उसका टेस्ट भी इतना अच्छा हो जाता है कि बच्चा बहुत पसंद करता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू तो इसकी डेफिनेटली बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और जो हमारी पुरानी जो ये है हैबिट एक रहती है कि बच्चे का जैसे दाल चावल है तो हम उसमें घी ऐड करते हैं या बटर ऐड करते हैं। कई बार कोई चीज जैसी है कि पतला ढोकला वगैरह बनाया है तो उसके ऊपर आप ऑयल डाल के उसको देते हो, तो उससे भी इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्मेंटेड चीज देना है, यानी जो आथे वाली चीज है वो हम बच्चे को दे सकते हैं। जब भी हम कोई भी चीज में दही डाल के या कोई और तरीके से आथा ला देते हैं तो उससे जो है उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, और जो ये बनाया हुआ फ्लोर हमारा रहता है वो थोड़ा पतला भी हो जाता है। दूसरा, हम जब भी ये फर्मेंट करते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, तो ये खट्टा टेस्ट कई बार बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है। और इसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसकी वजह से हमारा बॉडी में जो आयरन एब्जॉर्प्शन और अदर मिनरल्स जो है उसका एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, इसको हम 2-3 दिन के लिए रख भी सकते हैं। तो इस तरह से फर्मेंटेड पोरिज कैसा कुछ देते हैं तो ये भी हम बच्चों को काफी एनर्जी वाली चीज देता है। एक और रहता है कि स्प्राउटिंग, यानी कि हम जो फनगावते हैं, ये मूंग है, मोठ है, मूंग है, चने हैं, ये सब जो हमारे पल्सेस रहते हैं इसको हम भिगो के 8-10 घंटे तक पहले भिगो दे, उसके बाद हम उसको पानी में से निकाल के एक पतले कपड़े में रख के उसको ढक के एक जगह पे रख दे 24-48 घंटे तक, तो वहाँ उस पे स्प्राउट बन जाते हैं। ये जो स्प्राउटेड फूड रहता है ये एमाइलेज रिच फूड रहता है, और ये एमाइलेज जो है वो बच्चे को डाइजेशन में काफी हेल्प करता है और उसकी विटामिन की जो वैल्यू है वो भी काफी बढ़ जाती है। और उसका जो हम कई लोग ऐसा करते हैं, स्प्राउटेड बीन्स को पहले सुखा के उसको थोड़ा सा सेक के उसकी फ्लोर बना देते हैं, आटा बना लेते हैं, और वो आटे में से जब आप कुछ भी बनाते हो तो वो काफी न्यूट्रिटिव रहता है। तो इसके ऊपर ही एक वीडियो है वो हम अभी देखेंगे। नयन भाई, हाँ जी। तो मित्रों,
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये बच्चों के डाइट को बढ़ा सकता है, अमाउंट ऑफ फूड ज़्यादा दे सकते हैं आप, और ये एकदम प्रैक्टिकेबल है। और इसकी ये फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी बड़ौदा की, उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो हम अभी देखने वाले हैं। नयन भाई अभी इसको कास्ट करेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे को खाना देंगे। પૌષ્ટિક તત્વ છે જે સ્ટાર્ચને સાદા કે સિમ્પલ શુગર્સમાં બદલી નાખે છે. આમ તો જ્યારે 7 મહિનાથી બાળકને માના દૂધના સિવાય ખાવાનું આપવામાં આવે છે તો તે રાબ હોય છે. રાબમાં ARF નાખવાથી એનર્જી વધે છે અને તે ઘટ્ટ થતી નથી અને બાળકને સરળતાથી પચી પણ જાય છે. અનાજ જેમ કે જુવાર, બાજરી, ઘઉં, મકાઈ અને કઠોળ જેમ કે મગ, ચણામાંથી ARF બનાવવામાં આવે છે. ARF કેવી રીતે બને છે? જુવારના દાણાને 8 કલાક સુધી પલાળીને રાખવા. કોઈનું માઇક અનમ્યુટ થઈ ગયું છે. જુવારને ફણગાવવા માટે 24 થી 30 કલાક સુધી કાણાવાળા વાસણમાં મૂકવું. ફણગાવવા માટે કપડાનો ઉપયોગ ક્યારેય પણ કરવો નહીં, કારણ કે તે બરાબર સાફ ન હોવાથી તેમાં જીવજંતુ પણ હોઈ શકે છે, જેથી બાળકને નુકસાન થઈ શકે છે. ફણગાવેલા જુવાર 24 થી 30 કલાક પછી આ રીતે જોવા મળશે. હવે જે જુવારના દાણા બરાબર ફણગાયા છે તે અને જેમાં ફૂગ નથી લાગી તેવા દાણાનો ઉપયોગમાં લેવો. ત્યાર પછી તેને ચોખ્ખા અને કોરા વાસણમાં 10 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે શેકવું, જ્યાં સુધી તેનો રંગ ન બદલાય. જ્યારે આપણે શેકવામાં દાણાનો અવાજ સંભળાય તો સમજવું કે આ બરાબર શેકાઈ ગયા છે. ત્યારે શેકવાનું બંધ કરવું. ગરમ ગરમ શેકાયેલા જુવારના દાણાને ચાયણીમાં નાખીને તેને ધીમે ધીમે હાથથી મસળવું, જેનાથી ફણગાવેલો ભાગ છૂટો પડી જાય. ચાયણી હંમેશા સાફ અને કોરી વાપરવી. શેકાયેલા જુવારના દાણાને સાફ અને કોરા મિક્સર અથવા ખાયણીમાં ઝીણો ભૂક્કો કરવો. તેમાં પાણી નાખવું નહીં. હવે સાફ, કોરા અને હવાચુસ્ત કાચની બરણીમાં તૈયાર કરેલા ભૂક્કાને ભરી દેવું. આ તૈયાર કરેલા ભૂક્કાને 1 મહિના સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તેને લાંબા સમય સુધી રાખવા માટે ફ્રીજમાં મૂકી શકાય છે. એ ચોમાસાની ઋતુમાં બનાવ્યું હોય તો તેને લાંબા સમય સુધી રાખવું વાપરવામાં લઈ લેવું. ઘઉંની રાબ જેમાં જુવારનો ARF નાખવાથી 30 થી 60 મિનિટ સુધી તે પાતળી જ રહે છે. સામાન્ય રીતે રાબ બન્યા પછી થોડા સમય પછી તે ઘટ્ટ થઈ જાય છે અને તેનાથી પૌષ્ટિક ઘનત્વ એટલે ન્યુટ્રિયન્ટ ડેન્સિટી પણ વધે છે. રાગીની રાબમાં બાજરાનો ARF નાખતા પહેલા આવું જોવા મળે છે. રાગીની રાબમાં બાજરાનો ARF નાખ્યા પછી આવું જોવા મળે છે, જેથી તેની ઘટ્ટતા ઓછી થઈ જાય છે. તમે 200 ml રાબમાં 1 ચમચી ARF નાખી શકો છો. તમે અનાજ અને કઠોળનું કોમ્બિનેશન ARF કોઈ પણ રાબમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. ARFનો ઉપયોગ ગરમ દાળ ભાત અને ખીચડીમાં પણ કરીને આપી. तो आप सबने देखा कि ARF कैसे बनाया जाता है. ओवर टू केतन भाई. Yeah.
तो अब तक में हमने देखा कि बच्चे को कैसे कैसे खाना देना है। अभी हम देखेंगे कि बच्चे को कितना देना है। 6 से 9 माह के बीच में बच्चे को 2 बार 200 से 250 ml का डिब्बा भर के, एक कटोरा भर के दे सकते हैं। और बीच में जब बच्चा भूखा होता है तो छोटा सा नाश्ते जैसा या कुछ फल का पेस्ट या ऐसा कुछ ज्यादा दे सकते हैं। फिर 9 महीने का बच्चा हो जाता है तब उसकी जरूरत और बढ़ती है, तो आपको 3 बार कम से कम दिन में 200-250 ml का एक कटोरा भर के खाना देना जरूरी होता है। और दिन में 1 या 2 बार और कोई नाश्ते जैसी चीज देना जरूरी है। ये नाश्ता जैसा चीज क्या हो सकता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और 12 महीने से ज्यादा बच्चा बड़ा होता है, 1 साल से ज्यादा, तो उसको 3 या 4 बार भी दिन में खाना देना पड़ता है, या फिर साथ में और नाश्ते की चीजें देनी पड़ती है। जो बच्चों को, जो अनफॉर्चुनेट बच्चे जिनको पहले से माँ का दूध नहीं मिलता है, उनको माँ का दूध के सब्स्टिट्यूट में और एक खाना भी देना जरूरी है। पर जो बच्चों को माँ का दूध मिलता है उनको सभी को माँ का दूध कंटिन्यूसली जितना चाहिए, जितनी बार दिन में और रात में चालू रखना है। याद रखना है कि बच्चों को रात में माँ के दूध की जरूरत ज्यादा रहती है। कई बार माँ को और परिवार वालों को, पापा को लगता है कि बच्चा रात में उठ उठ के माँ का दूध पीता है, कुछ तो गड़बड़ है, ये सब अच्छा नहीं है, इससे कुछ छुटकारा दे दो हमें, डॉक्टर साहब कुछ ये करो वो करो, कई सारी चीजें लेके आते हैं हमारे पास। पर याद रहे कि जब बच्चा माँ का दूध रात को पीता है तभी ही माँ का दूध बढ़ने वाले हार्मोन्स दिमाग, माँ के ब्रेन में से डिस्चार्ज होते हैं। यानी ये कुदरत का संकेत है कि बच्चा अपना दूध का स्टॉक बढ़ाने के लिए रात को माँ को ज्यादा लगता है, माँ को फीडिंग के लिए ज्यादा लगता है। तो ये ध्यान रखते हुए माँ का दूध जितना चाहिए उतना चालू रखना है। याद रहे, हमें माँ के दूध के बदले में खाना नहीं देना है, पर माँ के दूध के अतिरिक्त ये खाना देना है। याद रहे, जब भी बच्चा बीमार होता है तब थोड़ा ध्यान रख के उसको ज्यादा समझा पटा के, या उसके टेम्परामेंट जो होता है उसका, जो अगर चिड़चिड़ा है तो उसको ध्यान में रखते हुए, डल है तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना ज्यादा बार बार देने के लिए प्रोत्साहित करते रहना है। वरना सभी बच्चों के साथ में बैठ के बातें करते हुए, आंख में आंख मिलाते हुए हम बातें और आगे बात करेंगे कि भाई इसको रिस्पॉन्सिव फीडिंग बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिव फीडिंग करते रहना है। और मेन चीज है कि सभी बच्चों को साथ में मिला के एक साथ में बैठ के ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मित्रों, 10 महीना या 11 महीने की उम्र तक में बच्चे को सभी प्रकार के स्वाद, गंध, टेक्सचर्स यानी ढेलेदारी और अलग अलग प्रकार के बनावट के खाना का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। याद रहेगा, ऐसा ना हो कि आप बच्चे को खाली मीठा ही मीठा खिलाते रहो, बच्चा छोटा है उसको तीखा नहीं देना है, ऐसा करके आप मीठा खिलाते रहोगे। या फिर आप बच्चा निगल नहीं पा रहा है इसलिए आपने उसको पेस्ट जैसा बना के और पतला पतला ही खिलाया है, ऐसा नहीं करना है। आपके घर में जो भी स्वाद चल रहे हैं वो सभी स्वाद बच्चे को 10 महीने तक में एक्सपोज हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सभी चीज सीखने की एक सही उम्र होती है, जिसको हम एक विंडो पीरियड भी बोलते हैं कि ये एक विंडो पीरियड, ये उम्र से ये उम्र तक में बच्चे को ये सब स्वाद मिल जाता है, वो सीख जाता है बच्चा। अगर तब तक में अगर ये सब चीज नहीं मिलती है बच्चे को तो ये सीखता नहीं है घड़ी पर में। और फिर आगे जाके बच्चा बड़ा होके कोई जब दाने वाली चीज, खिचड़ी या चावल या मूंग या ऐसा कुछ भी आप खिलाने की कोशिश करोगे तब बच्चा आ करके निकालता रहता है। और फिर माँ क्या होती है, फिर भी उसको खिलाने के लिए वो मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड करके पतला पतला खिला के चालू रखते हैं, और बच्चा बड़ा होता है तब तक वो खाना सीखता ही नहीं है और फरियादें चालू रहती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अपॉर्चुनिटी आपको चुकना नहीं है। इसलिए 7 महीने के बाद बच्चे को खुराक पतली करने के लिए मिक्सर ग्राइंडर, ब्लेंडर, छाननी वगैरह का इस्तेमाल करना है। हाथ से मैश करो या चम्मच से मैश करके देना जरूरी होता है। तो बच्चा 1 साल का होता है तब तक में घर पे बनती हुई सभी रसोई खाते हो जाना चाहिए, ये एक टारगेट रहता है। और बहुत इजीली अचीव हो जाता है शांति से अगर ये कोशिश करते हैं तो अभी हम आपसे पूछ लेते हैं कि खाद्य पदार्थ के मुख्य जुट क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इम्पोर्टेंट फूड्स? अपने अपने दिमाग में अपने याद करके, गिनती करके देख लीजिए और फिर बताइए कि आपको कितने ग्रुप ऑफ फूड्स
आप अपने आप को बता सके हैं? बोलिए। 2, 3, 4, 5 कितने ग्रुप ऑफ फूड्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं? खैर अभी देखते हैं कौन से ग्रुप होते हैं, आपको पता रहेगा। तो शिशु को या बच्चों को या आपको भी, कोई भी उम्र को, ये फूड ग्रुप्स में से कोई ना कोई चीज खाते रहना दिन भर में जरूरी है। एक ग्रुप है अनाज, जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, सूजी, रागी वगैरह सब आता है। इसमें से अलग अलग चीजों का अलग अलग इम्पोर्टेंस रहता है। अलग अलग जगहों पे यूजुअली अनाज का स्टेपल फूड होता है, यानी ज्यादातर लोग अनाज में से कुछ खाते हैं। नॉर्थ इंडिया से लेके मिड इंडिया तक में यूजुअली लोगों का स्टेपल फूड अनाज रहता है, और अनाज में गेहूं रहता है यूजुअली, या बाजरा, मक्का है। और साउथ इंडिया में स्टेपल फूड यूजुअली चावल का रहता है, ऐसा देखा गया है। तो उसको स्टेपल फूड बोलते हैं, यानी अपने फूड का बल्क जो यूजुअली जो लोग खाते हैं, पेट भरते हैं, वो इसमें से अनाज में से होता है। दूसरा ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दाल और फलियां होती हैं, जैसे मसूर, मटर, काबुली चना, सोयाबीन, बंगाल ग्राम, मूंगफली वगैरह। ये सब चीजों में प्रोटीन ज्यादा होता है और कैलोरी भी मिलती है। सब्जियां नेक्स्ट ग्रुप होता है, लौकी, कद्दू, पालक, गाजर, टमाटर, सरसों भाजी, अलग अलग प्रकार की भाजियां, चौली, चौलाई, मेथी पत्ते, धनिया, ये सब चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें से काफी सारे विटामिन मिलते हैं, कैल्शियम मिलते हैं, और काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। तीसरा ग्रुप है दूध से बनी चीजें, यानी दही, पनीर, घी, ये सब चीजें दूध में से बनती है, वो भी इम्पोर्टेंट रहती है। और जो लोग शाकाहार लेते हैं, अरे मांसाहार लेते हैं, उनके लिए इसके साथ में मांसाहारी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है। मछलियाँ और जो सी फूड होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। और फिर फल का ग्रुप रहता है, जिसमें केला, पपीता, सेब, आम वगैरह जो मौसम के फ्रूट रहते हैं वो खाना जरूरी है। प्रिजर्व फ्रूट नहीं, जो मौसम में मिलते रहते हैं वो जरूरी है। और लास्ट ग्रुप रहता है तेल और चर्बी, तेली पदार्थ, या फिर तेली बिया, जो बीज होते हैं, जैसे मूंगफली दाने हैं या तिल होता है, ये सब चीज तेली बिया होता है। और सब मतलब ये ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, बादाम रहती है, अपना वॉलनट रहता है वगैरह वगैरह, और बाकी सब अलग अलग प्रकार के तेल। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। सभी चीज में से दिन भर में कुछ ना कुछ खाता रहना शरीर में जाना जरूरी है। ये सब चीज जाते हैं कि कितना कितना जाना चाहिए, ये अमाउंट नक्की करता है कि आप उसको, बच्चे को संतुलित आहार, या आप खुद संतुलित आहार ले रहे हैं या नहीं। ये संतुलित आहार इसलिए होता है कि शरीर को सभी न्यूट्रिएंट अलग अलग प्रकार की अमाउंट में जरूरी होते हैं। और हम आज सभी न्यूट्रिएंट के बारे में साइंटिफिक डिस्कशन नहीं करते हैं, पर आप ये इन शॉर्ट देख सकते हैं, ये पिरामिड होता है, पिरामिडिकल रिप्रेजेंटेशन है कि सबसे ज्यादा आपको ग्रेन्स लेना है, यानी अनाज और दाल और फलियां सबसे ज्यादा लेना है। और ये जो आप यूज करेंगे वो सब छिलके वाले होने चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है जितना हो सके उतना छिलके वाला यूज करना है, बिना छिलकों वाला दाल वगैरह कम यूज करना है। और जिनमें बिना छिलकों वाला खाना जरूरी पड़ता है, वही बिना छिलके वाला खाएं। जो जो चीज छिलके के साथ ले सकते हैं उतना ज्यादा लें, वो सबसे ज्यादा एनर्जी, प्रोटीन्स और मिनरल्स एंड विटामिन देते हैं। फिर उससे थोड़ा कम सब प्रकार के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ग्रुप होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में ब्राइट कलर के जितने हो, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के, और पत्ते ज्यादा देना है, पत्तों की चीजें ज्यादा देनी है। फिर उससे थोड़ा कम ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और नॉन वेजिटेरियन डाइट, ये कम होना चाहिए। और सबसे कम आपको ऑयल, फैट एंड शुगर, ये तीन चीज कम से कम देना है, यानी तली हुई चीजें कम देनी है, फ्राइड चीजें कम से कम देनी है, मीठी चीजें नहीं देनी है, सॉल्टी चीजें नहीं देनी है, नहीं देनी, यानी नमकीन जो मिलता है, नमकीन चीज अब घर पे बनाते हैं, वो कम से कम देना है, मिनिमम देना है। पेट उससे नहीं भरना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल सब लोग उल्टा कर रहे हैं। बच्चों का पेट नमकीन से और सब पैकेट के सब फूड से भरता है, और कम से कम सब्जियां और फल जाते हैं, और अनाज भी थोड़ा काफी सारा कम जाते हैं। और जो भी अनाज जाता है वो रिफाइंड होता है, यानी वो छिलके वाला अनाज नहीं जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है।
तो कैसे करेंगे हम लोग ये संतुलित आहार? तो मैंने जैसे आपको बताया, काफी सबके अलग अलग स्टेपल फूड होते हैं। तो स्टेपल फूड जो रहता है गेहूं या अनाज वाला या चावल वाला, उसमें जो जो कमियां हैं वो सब चीजें पूरी करना है। उसके अंदर में सब जो भी चीज बनाएंगे, आप सब्जियों का उपयोग ज्यादा करेंगे, फल अंदर डाले वहां तो वहां पे फल डाल सकते हैं और उसको एनरिच कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। आप अपने आप को पूछिए कि लोह तत्व आयन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो लोह तत्व से संपन्न खुराक कौन सी होती है? हरी पत्तेदार सब्जियां, या बीट और गाजर, या दूध। इनमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम, आप 1 2 3 नंबर दीजिए। आयन सबसे ज्यादा किस में रहता है? ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि काफी ज्यादातर लोगों को ये दिमाग में रहता है कि बीट और गाजर आयरन डिफिशियंसी होती है, एनीमिया होता है, बीट गाजर दीजिए, बीट गाजर से लोह बनता है, लोह तत्व मिलता है। पर ये गलत बात है। आयरन अगर सबसे अच्छा चाहिए आपको तो ये 3 में से हरे पत्तेदार सब्जियों का चीज खिलाना बहुत जरूरी है। हम आगे आगे देखेंगे कि बच्चे को आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाते नहीं है तो कैसे खिलानी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी ये इतना ध्यान में रखिए। तो ये पिक्चर में देख रहे हैं आप कि आयरन रिच क्या क्या फूड्स होते हैं। ये सब काफी ग्रीन चीजें देखते हैं आप इसमें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दिख रहे हैं और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स भी दिख रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स, ये आप देख लीजिए। पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आयरन का शरीर में जो खाना खा रहे हैं उसमें से अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाना है, अच्छा करवाना है, तो उसके साथ में विटामिन सी जरूरी है। यानी खट्टी चीजें साथ साथ में बच्चों को जो भी खाना दें उसके में ऊपर से नींबू डाल दीजिए। जैसे तो फ्रेश जो नींबू डालते हैं उससे आयरन एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा रहता है। आयरन रिच फूड्स के थोड़े नाम याद रख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये उम्र में बच्चों को आयरन की पूर्ति करना। आप चाहे नॉनवेज भी खिलाओ कितना, आप चाहे कितना भी अच्छा सा खिला लो, पर 6 महीने से 12 महीने 1.25 साल तक के बच्चों का आयरन रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा होता है कि आपको आयरन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है। आयरन के ड्रॉप्स भी देना पड़ते हैं, तभी जाके उनका आयरन लेवल सही मायने में रहता है। इसलिए आज ये देख लीजिए, जो नीचे का पोर्शन में 6 आइटम है वो ऐसी हैं जो आप बल्क में नहीं खिला सकते हैं, पर लोगों को ये आइटम पहले याद आ जाती है कि जैसे आयरन ज्यादा देना है तो गुड़ ज्यादा दो, पर आप गुड़ इतना नहीं दे सकते हैं क्वांटिटी में। तो ऊपर की जो 9 आइटम दिख रही है, 12 आइटम दिख रही है, वो चीज आयरन से भरपूर होती हैं। वो याद रखिए, वो चीज बल्क में खा सकते हैं। यानी गोभी के पत्ते हैं, चौलाई की भाजी है, पोहा। पोहा में काफी सारा आयरन मिलता है क्योंकि पोहा जो है वो आयरन वेसल्स में बनता है, लोहे के बर्तन में कूट कूट के बनाया जाता है, तो उसके अंदर में उसका लोहा अंदर उतरता है और आयरन ज्यादा रहता है। मूली की भाजियां, राजगिरा के बीज, सुआ भाजी, सोयाबीन में भी अच्छा रहता है। बाद में और बल्क में हम खाते हैं जो कंटेंट कम है पर बल्क में ज्यादा ले सकते हैं, यानी मठ है, ये बाजरी है, चौलाई है, और गेहूं में भी मिलता है। तो ये जो चीजें हम ज्यादा खा सकते हैं उसको ज्यादा खाएं आयरन के लिए। और दूसरा एक ज्यादा चीज हम बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, वो काला तिल है। तिल की चिक्कियां गुड़ में बनी हुई आयरन के लिए काफी अच्छी रहती है। नाश्ते में बच्चों को तिल की चिक्कियां देना जरूरी है। काला काला तिल यूज करिए। और पुदीना, जितनी चटनियां बनाओ आप जो भी बनाओ उसमें पुदीना डालना जरूरी है। और बच्चों को अच्छा लगता है वो आमचूर, मैंगो पाउडर। मैंगो पाउडर में भी काफी सारा आयरन रहता है, यानी जो उसकी चीजें बनाते हैं तो रीजनेबल आप आयरन सप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी 2 चीज लिखी है, गार्डन क्रश सीड्स, वो आपको मिलना मुश्किल है और लोग ज्यादा खाते भी नहीं है। इसको गुजराती में असेडियो बोलते हैं। ये असेडियो यूजुअली सब लोग अपने क्या बोलते हैं कैटल को, गाय भैंस को चारा के लिए देते हैं। पर ये चीज आप भी खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, इसकी काफी सारी वैरायटी भी बना सकते हैं। तो ये आयरन रिच फूड बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है विटामिन ए। ये उम्र में विटामिन ए संपन्न खुराक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माँ का दूध ही है, इसलिए 2 साल तक माँ का दूध देना बहुत जरूरी है। ये एक रीजन है। पीले नारंगी रंग के फल और सब्जियां जैसे पपीता है, केला है, संतरा है, चीकू है, सब में से आपको काफी सारा विटामिन ए मिलता है। पर साथ साथ में दूध, दही, मक्खन, छाछ, पनीर, ये सब में भी विटामिन ए काफी मिलता है।
और नॉन वेज में भी मिलता है। और उससे भी ज़्यादा बच्चे, ऐसा देखा गया है कि पूरे विश्व भर में, अपने देश भर में, कि काफ़ी सारा खाने के बाद में भी बच्चों में विटामिन ए कम रहता है, इसलिए बच्चों को विटामिन ए के ड्रॉप्स या गोलियां का पीस के देना जरूरी बनता है। हर 6 महीनों में एक बार ऐसा डोज दिया जाता है। बच्चा 3-4 साल 5 साल का हो जाता है तब तक में। तो बच्चों को कभी कभी तो नहीं, पर रेगुलरली आयरन ड्रॉप्स और विटामिन ए ड्रॉप्स देना बहुत जरूरी बनता है। और तीसरी ऐसी चीज रहती है, विटामिन डी रहता है, वो 1 साल 1.25 साल तक ये 3 चीज मेडिसिन के रूप में देना भी जरूरी बनता है, तभी जाके उनकी पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। तो अभी नेक्स्ट पोल देखते हैं। आप भी थोड़े एक्टिव रहिए हमारे साथ में। बच्चा भोजन नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? नाश्ता ही दे दें ताकि पेट तो भर सके। बच्चे को ये सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं, बच्चे को फल अच्छा नहीं लगता है, आपने रोटी बनाई है, रोटी अच्छी नहीं लगती है बच्चे को, आजकल सब नाश्ते ही जरूरत है, तो उनको अच्छा लगता है, नमकीन है, आपने जो भी बनाया है दे देते हैं। अगर बच्चा भोजन नहीं करता तो क्या करें? उसको अगले भोजन के समय तक राह देखने के लिए बोलेंगे कि बच्चा तेरे को अच्छा नहीं लगता है तो आप रुको, अभी नेक्स्ट टाइम, अभी तो यही खाना है अपने पास में, अभी नेक्स्ट भोजन का या कुछ नाश्ते का समय इसके पीछे आता है, वो 2 घंटे के बाद रहता है या 3 घंटे के बाद रहता है, तभी आपको मिलेगा। दो में से क्या करें? अब अपने आप को ही जवाब दीजिए और आपका जवाब आगे के स्लाइड्स में भी मिलेगा। दूसरा प्रश्न, 2 भोजन के समय अंतराल में नाश्ते में क्या दें? याद रहे हम लोग भोजन समय के अंतराल की बात कर रहे हैं। नमकीन चीजें मिलती हैं, जो पैकेट की चीजें बाजार में मिलती हैं, या घर पे आपने नमकीन चीजें बनाई हैं, मिठाइयाँ, मीठी चीजें, बिस्किट या बेकरी की चीजें काफी सारी मिलती हैं, सब लोग घर पे रखते हैं, या ऊपर में से कुछ भी नहीं दें? नाश्ते में क्या देना चाहिए? चलिए इन सब चीजों का जवाब ढूंढते हैं। जलपान या नाश्ता, ये पोषण दे और ऊर्जा दे होना चाहिए, इसमें ये न्यूट्रिटिव होना चाहिए, ऐसी चीजें जो जल्दी से बन सकती हैं, और भोजन के अंतराल में देना है, यानी 2 भोजन के समय के बीच में अगर 4-5 घंटों का या 6 घंटों का अंतर रहता है, दिन में 3 भोजन के बीच में 2 बार नाश्ते का प्रयोजन कर सकते हैं। तो ये भोजन के अतिरिक्त देने वाली पोषण और ऊर्जा के लिए है, ये भोजन का विकल्प नहीं है। भोजन के 2 घंटे पूर्व नाश्ता या जलपान नहीं करवाना है, ये याद रहे, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मिठाइयाँ, नमकीन, तली हुई पकवान या चीजें, बेकरी या तैयार पैक पदार्थ, ये सब तंदुरुस्त नाश्ते नहीं है, याद रखना है, ये नाश्ते तंदुरुस्त नहीं है। आपको तंदुरुस्त नाश्ते क्या है? तो दूध या दही की बनावटें हैं, घर पे बनाओ, मक्खन की चीजें हैं, फल हैं, उबले हुए आलू हैं, शहद है, मूंगफली है, चना है, पोहा है, उपमा है, ऐसी चीजें घर पे बनाइए। रागी है, रागी का शीरा है, ऐसी सब चीजें घर पे बना के दे सकते हैं। आगे समझ में? तो अभी हम देखते हैं कि हमने ये चीजें नहीं देना है, तो और काफी सारी चीजें क्या नहीं देना है, इसका लिस्ट हम अभी फाइनल कर ही देते हैं। गले में फंस जाए वैसी चीज छोटे बच्चों को नहीं देना है, यानी 8-10 महीने का बच्चा है, साल 1.25 साल का बच्चा है, जो सही एकदम चबा के ये कड़ी चीजें चबा के निकल नहीं सकता है, उन सभी बच्चों को जैसे काजू है, चना दाना है, मूंगफली दाना है, बादाम है, ये सब चीजें नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, गले में फंस जाता है, जान का जोखिम भी हो जाता है, ये खास ध्यान। साल भर की उम्र के पूर्व माँ के दूध के अलावा और कोई भी दूध नहीं देना है, यानी डायरेक्ट दूध नहीं देना है, फ्रेश दूध, बराबर, यानी पैकेट का या बकरी का या गाय भैंस का या ग्वाला जो भी लाता है, या कोई भी दूध, कंडेंस्ड मिल्क है, स्किम मिल्क है, अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, कुछ भी दूध में अगर देना है तो माँ का ही दूध देना है, और कुछ 12 महीने तक नहीं देना है, क्योंकि 12 महीने के पूर्व माँ का दूध काफी मात्रा में होता है और उसकी तुलना में और कोई दूध नहीं आता है, जितनी बच्चे की दूध की जरूरत होती है वो माँ का दूध पूरा कर लेता है। और ये सब दूध जो बाहर के दूध देते हैं माँ के दूध के अलावा, वो बच्चों की अंतड़ियों में उसकी बनावट ऐसी रहती है कि मिल्क का जो प्रोटीन जो बाहर का रहता है, पूरा प्रोटीन अंतड़ियों में से फिल्टर होके ब्लड में मिक्स हो जाता है, और वो आगे जाके बच्चों में एलर्जी वगैरह ज्यादा करता है। तो जो
चीज तकलीफ दे होती है भविष्य में, और अभी जिसकी पूर्ति में माँ का दूध रहता है तो वो चीज देना नहीं है बार बार। कभी कभार रेयरली इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी होता है अगर उसकी एलर्जी वगैरह होती है तो इंटेस्टाइन। तो ये हमारे यहाँ पे कम देखा गया है, पर विदेश में काफी देखा है, ज्यादा गया। और 9 महीने से पूर्व और सब चीजें एलर्जी करने वाली संभावना रहती है वो सब ना दें, जिसमें कई फैमिलीज में गेहूं की एलर्जी होती है, कभी कभी मूंगफली की एलर्जी होती है फैमिलीज में, अंडों की एलर्जी होती है, मछलियों की एलर्जी, ये सब फैमिली में अगर है तो इसका प्रयोग ना करें तो ही अच्छा है। और ज्यादा कॉमनली जो देखी गई चीज जो नहीं देना है, बच्चों को तैयार पैकेट वाली फूड नहीं देना है। सेरेलैक देखा है, सेरेलैक नहीं देना है। हमें सबको ये एक इत्तला भी करना है कि अब जब आप बच्चों को घर पे वो 6 महीने से छोटे बच्चों को आप जो पाउडर की चीजें घर पे अलग अलग अनाज को पीस के बनाते हो, वो सेरेलैक जैसा बनाया वो शब्द भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि सेरेलैक शब्द जाने से दिमाग में कहीं पे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि बाजार से सेरेलैक लेके आओगे तो चलेगा, ऐसा घर पे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कुछ भी नहीं लाना है, डब्बे की चीजें, काफी सारी चीजें मिलती हैं। और अभी तो अपने इंडिया में ऐसा कायदा है, लॉ है कि 2 साल से छोटे बच्चों के लिए तैयार खुराक का मार्केटिंग नहीं करना है, और उसके बिक्री के लिए काफी सारे कड़क नियम भी है, और उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हो सकती है। तो ये सब चीजें नहीं देना है, ये उसके बारे में डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। वैसे कोई भी बेकरी की चीजें नहीं देना है। ब्रेड है, बिस्किट है, केक है, पेस्ट्रीज है, वेफर्स है। बच्चा साल भर का हो जाए तो केक से आप जन्मदिन मत मनाओ। ये सब चीजें की स्वीकृति अगर बड़े देते हैं तो बच्चे खाने ही वाले हैं। जैसे डिसिप्लिन के लेक्चर में आपको समझाया होगा कि जो रोल मॉडलिंग माँ बाप करवाते हैं, जो चीज एक्सेप्टेंस के लेक्चर में देखा गया होगा, आपने देखा होगा कि जो चीज माँ बाप और बड़े स्वीकार करते हैं कि ये तो खाया जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चा खाएगा। तो ये सब चीज क्यों नहीं खाना है, वो अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जंक फूड में क्या प्रॉब्लम होती है। और आप भी पूछिएगा, आपको अगर प्रश्न होंगे कि भाई ये चीज नहीं खाना है तो क्यों नहीं खाना है, तो इसकी चर्चा भी करेंगे। आप प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के रखिएगा, हम आपको ये जरूर जवाब देंगे। पर अभी फिलहाल ये काफी है कि ये सब चीजें नहीं खाना है, नहीं देना है, बराबर। और बच्चे को डिस्करेज करना है, और डिसिप्लिन में एक्टिवली कैसे डिस्करेज करना है वो डिसिप्लिनरी मेथड से देखना जरूरी है। वैसी चीजें होती हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, टॉफी। कई लोगों को अभी क्या एडवर्टाइजमेंट इतनी सारी होती हैं चीजों की कि समाज में पूरी स्वीकृति आ गई है इसकी कि भाई चॉकलेट तो खाना अच्छी बात है, प्यार जताने के लिए चॉकलेट जरूरी है, चॉकलेट खाने से दिमाग अच्छा हो जाता है, याद रहता है। काफी सारी अस्तम पस्तम बातें एडवर्टाइजमेंट में करी जाती हैं, और हमें अपना दिमाग लड़ाना है कि ये एडवर्टाइजमेंट है किस चीज के लिए है भैया। वो प्रोडक्ट की बिक्री के लिए होती है, उसमें साइंस नहीं रहता है, बराबर। और यहाँ पे लॉ भी नहीं है इतना कि भाई इसके पीछे स्ट्रिक्टली कुछ एक्शन लिया जाए। और हम अपने बच्चों को इन चीजों को एक्सपोज करते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं उनके लिए कभी इससे एनर्जी बच्चे को आती है वैसे। और ये सब चीजें कितना नुकसान करती है वो हम नेक्स्ट सेशन में अगर आप पूछेंगे तो हम जरूर आपको जवाब देंगे, पर यह आज के लिए इतना काफी है। तो ये खास ये सब लो एनर्जी वाली चीजें, लो न्यूट्रिएंट चीजें वाली नहीं देना है, इससे काफी सारे नुकसान भी होते हैं। जैसे इवन चाय, कॉफी और मीठी चीजें, जैसे आप बॉर्नविटा है या हॉर्लिक्स है, ऐसे काफी सी चीजें मिलती है मॉल्ट वाली, ये सब चीजें बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है। बच्चों को अच्छा लगता है, स्वाद में अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, बच्चे जल्दी खा लेते हैं, तो उसके लिए अगर आपका सही प्यार है, आपका सही इन्फॉर्मेशन है तो आप नहीं देंगे, बराबर। तो ये सब चीजें नहीं देना है। ये सब चीजें न्यूट्रिएंट वाली चीजें, पोषक तत्वों को रिप्लेस करती हैं, यानी आपको जगह तो पेट में उतनी रहती है जितना आप डालोगे। अगर ये चीज डाल दिया तो बच्चे पोषक चीज नहीं खाते हैं, इनकी आदत लगा दी तो बच्चे पोषक चीजों के लिए ना बोलेंगे, फिर असल चालू हो जाती है। और इन चीजों से लंबे टाइम में बच्चों की जो क्षुधा होती है वो कम हो जाती है, उनको कई सारे नुकसान भी होते हैं, और वो आगे देखेंगे। तो बच्चों को ये सब टीन वाली चीज ना दे। और बच्चों 2 साल से बच्चों को जूस भी नहीं देना है। आपको लगता है फल देंगे बच्चे को, जूस दे दिया, काफी अच्छी बात हो गई, फल और जूस एक ही चीज होती है, नहीं। फल और चीज एक ही चीज नहीं है, आपको देना है तो पूरा फल बच्चा खा सके ऐसा दीजिए,
फलों का जूस 2 साल के पहले हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, WHO भी प्रमोट नहीं करते हैं। आज जो मैं भी आपको जो भी बातें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सभी चीजें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व की जो जानी मानी सब न्यूट्रिशन की संस्थाएं हैं, उन्होंने ये सब रिसर्च करके ये सब हिदायतें दी हैं। ये मेरी खुद की हिदायतें नहीं है और किसी लोगों की हिदायतें नहीं, ये वेल साइंटिफिकली रिसर्च की हुई हिदायतें हैं, तो इनका पालन करें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे ही किसी भी चीज प्रवाही लिक्विड या पानी या कुछ भी देने के लिए बोतल का उपयोग नहीं करें। काफी लोग अलग अलग बच्चों को पानी पिलाने के लिए भी बोतल देते हैं, तो बोतल का भी काफी सारे नुकसान होते हैं। अगली बार जब भी आप प्रश्न करेंगे तो उसकी चर्चा जरूर करेंगे। सो काफी सारी ना हमने बता दी, उसमें और थोड़ी ना लगा दीजिए। कोई भी फ्रूट को पकाना नहीं है। लोग एप्पल को बॉईल करके देते हैं। अरे भैया, एप्पल को बॉईल नहीं करते हैं या कोई भी फ्रूट को बॉईल नहीं करते हैं। अगर एप्पल को बॉईल करोगे, फ्रूट को बॉईल करके दोगे तो वो कचरा हो जाता है, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बराबर। तो खाली कचरे से पेट खाली जगह भरने के लिए चलता है, वैसा नहीं करना है। एकदम तीखी मसालेदार चीज 5 साल तक नहीं देना है। आपके घर में जो रूटीन खाना खाते हैं आप, दाल चावल रोटी सब्जी, उसका जो स्वाद रहता है वो सही है, पर तीखी मसालेदार चीजें जो ज्यादा ही बनाते हैं आप, वो सब बच्चों का एक्सपोज ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बच्चों के जो टेस्ट की प्रेफरेंसेस हैं वो बदली कर देते हैं और न्यूट्रिटिव चीजों के लिए उनकी प्रेफरेंस कम हो जाती है। फिर कोई भी चीज के लिए कोई उसको प्रलोभन नहीं देना है। वो आगे दीपा जी बताएंगे आपको। कोई भी चीज को ज्यादा खिलाने का कोई कारण ढूंढ ढूंढ के नहीं देना है कि जैसे बच्चा आज तो बहुत कमजोर हो गया, आज तो स्कूल से आया है, झगड़ के आया है, या फिर और घूम के आया है, बच्चा बहुत थक गया होगा, बीमार हो गया है, ज्यादा खिला दो। बाहर गांव से आया है, ज्यादा खिला दो। उसको कमजोरी लग रही है, मुझे लगता है उसको ज्यादा ठोस के खिला दो उसके पीछे। ऐसा नहीं करना। बच्चे के एपेटाइट को रिस्पेक्ट करना है। कोई भी चीज की ज्यादा तारीफ नहीं करना है। ये तो बहुत अच्छा है तो बेटा खा ले, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, ऐसा बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करना है। क्रिटिसाइज भी नहीं करना है कोई चीज को। आपको अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती, करेला आपको अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे को ऐसा नहीं बोलना ये तो कड़वा है, मैं तो नहीं खाती हूँ, बेटा तू भी नहीं खाएगा, चले बराबर, ये तो बहुत कड़वा होता है। बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दीजिए अपने टेस्ट का और खुद डिसाइड करने दीजिए। कोई चीज ज्यादा खिलाने के लिए दवाइयों का उपयोग मत करिए। डॉक्टरों के पास हमारे पास बच्चों के मतलब माँ बाप आते हैं, बच्चा ज्यादा खा ले इसके लिए साहब ये दवाई लिख के दो, वो दवाई लिख के दो। काफी सारी चीजें मिलती है, पीडियाश्योर दो, ये काफी सारी चीजें मिलती है बाजार में, ये दो बच्चा ज्यादा खाए। तो लिव 52 दो, ये सब चीजें ये नुकसान करते हैं। एपेटाइट बढ़ाने के लिए दवाइयाँ नहीं देना है। दो बच्चों को कंपेयर भी नहीं करना है। साथ में जब बच्चे बैठ के खाते, हमने आपको सलाह दी कि बच्चों को बैठा के खिलाओ, तब ऐसा बोलता है देखो तो कितना खा रहा है, तू कम खा रहा है, बराबर। ऐसा नहीं करना। बच्चा जो भी खाता है उसको रिस्पेक्ट करो, उसको स्वीकार करके चलो। और अगेन पूर्ण भोजन के 2 घंटे पूर्व कुछ भी खाना नहीं देना है, बच्चों को भूख लगने देना है। ये सब चीजें ना करने वाली बातें हमने आपको बताई, डोंट्स बताया। अभी इतना कुछ जरूर करना है, ये भी डूज और बता देता हूँ। सफाई रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाना साबुन से हाथ धोना है, जब हाथ धो तब बराबर। अभी तो खैर कोरोना के टाइम में आपको सबको हाथ कैसे धोना है उसको सबको बारे में पता ही चल गया है, पर ध्यान रखना है कि साबुन से रगड़ के हाथ धोना है, झाग बराबर बनाना है, हाथ के सभी एरियाज कवर हो जाएंगे वैसे। और 20 से 30 सेकंड बराबर हाथ घिस के झाग से धोना है साबुन से। तो कभी कभी धोएंगे आप, खाना पकाने के पहले धोएंगे, खाना परोसने के पहले धोएंगे, खाना खिलाने के पूर्व भी धोएंगे साबुन से। अपने नाखून भी काट के रखेंगे, बच्चों के नाखून भी काट के रखेंगे। ताजा खाना देंगे, पकाने के 2 घंटे में इस्तेमाल हो जाए ऐसा खाना देना है। काफी सारे खाने ऐसे होते हैं जो बच्चों के जो सिस्टम होती है थोड़ी कच्ची होती है, तो इन्फेक्शन तुरंत लग सकता है, उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी कमजोर होने से। तो आपको खाना जो भी पका है 2 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल कर देना है, बराबर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो लोह तत्व के बारे में बता रहा था तभी, इसका एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी बर्तन आप बच्चों के लिए यूज करो खाना पकाने के लिए, तो लोहे के बर्तन रखो। लोहे के बर्तन में थोड़ी खट्टी चीजें पकाओ, सूप पकाओ और धीमी आंच में पकाओ,
और लंबा टाइम लगे ऐसे पकाओ। यानी टमाटर की चीजें हैं और नींबू वाली चीजें हैं और सब चीज और जो सब्जियां थोड़ी खट्टी सी होती हैं, सबका बना के एक सूप बनाओ और उससे लंबा टाइम रहेगा। तो ये चीज से लोह तत्व काफी बढ़ता है। हाँ, अगेन ये सब चीजें, ये लोह तत्व बढ़ाने के लिए लोहे के बर्तन में मीठी चीजें बनाने से कोई फायदा नहीं है और फ्राइड चीजें बनाने से भी कोई फायदा नहीं। तो काफी हो गया है, आपने मुझे काफी सुना है। अभी हम दीपा जी को सुनते हैं। दीपा जी, ये आप हाँ बताइए कि ये कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिव फीडिंग प्रैक्टिस का क्या रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो दीपा जी आपसे बात करेंगे, बच्चों को कैसे खिलाया जाए, खाली क्या खिलाया जाए क्या नहीं खिलाया जाए इम्पोर्टेंट जितना है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है। दीपा जी। हाँ केतन भाई, आज केतन भाई ने तो बहुत अच्छा बताया कि हमें क्या देना है, कब देना है, कितनी बार देना है, कब शुरू करना है खाना खाना। मैं, केतन भाई, अश्विनी, प्रशांत, हम सब लोग पीडियाट्रिशियन हैं और हमारी ओपीडी में ज्यादातर मम्मियों की ये कंप्लेन रहती है कि हमारा बच्चा खाता नहीं है। और ये सब मतलब ऑलमोस्ट सभी मम्मियों की, इन जनरल 90% मम्मियों की ये कंप्लेन रहती है कि बच्चा खाता नहीं है। तो हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से मतलब अपने आप कैसे खाना खाने लगे और वो हेल्दी चॉइस भी करके खाना खाए, वैसा हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे कि रिस्पॉन्सिव फीडिंग प्रैक्टिस हम कैसे बच्चे को सिखाएंगे। तो ऑप्टिमम यानी कि आदर्श जो फीडिंग है वो किस पे डिपेंड रहता है, तो वो इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हम क्या खाते हैं, हम बच्चे को मतलब क्या खिलाते हैं, हम कब खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, कौन बच्चे को खिलाता है। ये सब चीजें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, राइट। तो पहले आता है कि बच्चे को कौन खिलाएगा। तो जनरली ये देखा गया है कि जो बच्चे से बहुत जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि इमोशनली मम्मी ज्यादा जुड़ी रहती है। कई बार मम्मी काफी वर्किंग रहती है, टेंशन में रहती है, तो बहुत सारी बार ये देखा गया है कि यदि दादी है घर में तो बच्चा मम्मी से नहीं खाता है, दादी खिलाएगी तो वो तुरंत खा लेता है। तो खाना कौन खिलाएगा कि जो बच्चे को बहुत अच्छे से जानता है, उसकी जो लाक्षणिकता है, उसका जो स्वभाव है, वो जो अच्छे से जानता है, वो आदमी यदि बच्चे को खिलाता है तो बच्चा खाना खा ले, वो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। दूसरा ये रहता है कि हर बच्चे की एक अपनी भूख रहती है, एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक रहती है, खाने की एक पैटर्न रहती है। तो आपको भी ट्रायल एंड एरर से पता चलेगा कि मेरे बच्चे की जरूरियात कैसी है। आपके शायद 2 बच्चे होंगे तो 2 बच्चे की फीडिंग हैबिट अलग हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना है कि इसको ऐसा खाना पसंद है, ये इस तरीके से खाता है। तो वो हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम खाना खिलाएं वो सेफ एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे बहुत ऐसे आवाज आ रही हो, बहुत टीवी जोर जोर से चल रहा हो, जहाँ बच्चे को बहुत सारे खिलौने आजू बाजू पड़े हैं, तो बच्चे का ध्यान जो है वो खाने में कम और खेलने में ज्यादा हो, या तो टीवी देखने में ज्यादा हो, वैसा नहीं करना है। जहाँ मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब जो डिस्टरबेंस हो वो कम से कम हो, ऐसी जगह पे बैठ के खाना है। हम लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि एक फिक्स जगह आप बना लो और आपका जो यदि टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खिलाते हो तो वहां पे, या नीचे बैठ के आप रसोई घर में खाना खाते हो तो वहां पे एक फिक्स प्लेस पे ही खाना खाना है। तो बच्चे को धीरे धीरे ये एक उसके मगज में बैठ जाएगा कि ये मेरा खाने की चीज है, यहाँ पे मोबाइल या तो आईपैड ये सब अलाउ नहीं है, खाना खाते टाइम हम टीवी नहीं देख सकते। ये जब बच्चा छोटा है तब से ही आप आदत डालो, तो ये बहुत आगे जाके भी उसको बहुत उपयोगी भी रहता है। आगे जाके उसकी जो हेल्दी ईटिंग पैटर्न डेवलप होती है उसमें भी वो बहुत हेल्प करता है। दूसरा, जब बच्चा खाना खा रहा हो तो हमारी प्रेजेंस वहाँ बहुत जरूरी है। मतलब बच्चा क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, वो हमें ऑब्जर्व, शुरुआत के टाइम की बात कर रही हूँ, जो बच्चा 2 से 5 साल का है उसकी बात कर रही हूँ। वहां पे तो खास हमें देखना है कि सुपरवाइज हमारा मील टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज।
और ये देखना है, पर कई मम्मी ऐसी रहती है कि वो एकदम से कि मैं बोलूँ इतना खाना है, मैंने परोसा है तो इतना आपको खा ही लेना है। ऐसा नहीं करना है, हमें बैलेंस भी रखना है कि बच्चे को खाना हेल्दी खाना कैसे चूज़ करना है, कितना खाना है, वो खाने का सीखने में हमें उसको हेल्प करनी है, ज़रूर हेल्प करनी है। पर साथ-साथ में बच्चा अपने आप से खाना खाए, वो भी हमें देखना है। तो वो अपने आप खाना खाना उसको एनकरेज करना है। तो खाते टाइम जो मील टाइम है, वो थोड़ा एकदम हमारा लाइट होना चाहिए, खुशनुमा वातावरण होना चाहिए। हम सब बच्चे के साथ मिल के हँसी-मज़ाक करते-करते खाएँ, इस तरह का होना चाहिए और बच्चे को अपने आप खाने में हेल्प करना है। राइट? और जब खाना आप खिला रहे हो, छोटे बच्चे को जब खाना खिला रहे हो, तो उसके साथ आँख में आँख डाल के बहुत प्यार से जितना आप इमोशन लाते हो, स्माइल करते हो और आप बच्चा खाता है तो उसको थोड़ा प्रोत्साहित करते हो, तो वो बच्चा अच्छे से खाता है और खुशी-खुशी खाना खा लेता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ मम्मीज़ आती है तो बोलती है कि फिर ये खाना खाता ही नहीं है, मैं कितना भी करूँ खाना नहीं खाता है, फिर मैं उसको 2 पाँव के बीच में दबा के चम्मच से उसके मुँह में सब डाल देती हूँ। तो आप ही सोचिए कि इस तरह का जो होगा तो एक टाइम तो बच्चा रोते-रोते तब खा भी लेगा, पर आगे जाके ऐसा होगा कि बच्चे को वो खाने का जो टाइम है ना, उससे ही नफ़रत हो जाएगी। तो फिर हम बोलते हैं कि ऐसा आप करोगे तो जब आप खाने का कटोरा लेके सामने जाओगे, आपका बच्चा आपसे भाग जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है। बच्चे को अपने आप खाना जितना खाए और जितना भूख है, उतना खाए, वो भी हमें साथ में देखना है। नेक्स्ट प्लीज़। और जो छोटे बच्चे हैं बचपन से ही मतलब जैसे कि 9-10 महीने का बच्चा हो गया है, तो उसके बाद तुरंत जब भी आप जो भी खाना देते हो, खाने में मोनोटोनी मत रखिए कि हम लोग बस इतना खाते हैं तो हम यही खाना बनाएँगे, ऐसा नहीं। आप कलर में, ब खाने के टेक्सचर में, उसकी स्वाद में फूड के शेप में आप जो जिस तरह से के उसको परोसते हैं, वो जो प्रेज़ेंटेशन करते हो, ये सब में आप जितनी वैरायटी ला सकते हो, जितनी वैरायटी मतलब जितना आप चेंज ला सकते हो, इनोवेटिव आइडिया अपने आप से करके भी, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बोलते हैं कि आपकी जो खा थाली रहती है, बच्चे की जो खाने की थाली रहती है, वो जितनी ज़्यादा कलरफुल रहती है, उतनी ज़्यादा वो न्यूट्रिटिव रहती है। तो बच्चे की थाली में पहले से ही पीले रंग की दाल है, व्हाइट राइस है, साथ में गाजर का कुछ इस तरह गाजर, बीट का रेड कलर भी हो जाए, ग्रीन कलर की कोई लीफी वेजिटेबल्स भी हो जाए। तो इस तरह से आप जितना वैरायटी आप लाते हो, वो आप कर सकते हो तो करना है। हाँ, मैं कई बार मेरी जो मम्मियाँ आती है मेरे यहाँ उनको मैं बताती हूँ कि आप हमेशा रोटी बनाते हो, रोटी में भी आप चाहो तो थोड़ा-सा ही चेंज करके इतनी सारी वैरायटी बना सकते हो। जैसे थोड़ा चने का आटा और हल्दी डाल के आप मिस्सी रोटी जैसा बनाते हो तो पीली रोटी हो जाती है। इसी तरह से आप बीट की प्योरी बना के उसका उस वो आटे में गूँदने में डाल देते हो तो रेड रोटी बनती है। तो आप बच्चे को इस तरह से भी इसी तरह से पालक की प्योरी बना के डालते हो आटे में तो ग्रीन रोटी बनती है। तो बच्चे को भी वैरायटी जितनी मिलती है उसको मज़ा आता है, वो अपने आप खाना भी पसंद करता है। और जहाँ पे आप वो खाना परोसते भी हो, वो भी जैसे उसके जो बर्तन हैं, वो भी जैसे बच्चे की एज के हिसाब से और आपके जो कल्चर के हैं, उस हिसाब से छोटे-बड़े उस तरह से होने चाहिए। दूसरा मम्मियों का ये आग्रह रहता है कि मैंने जितना परोसा है आपको खाना ही खाना है। ऐसा नहीं है, बच्चे को जितनी भूख है उसकी भूख को भी आप रिस्पेक्ट दीजिए, जितनी भूख है उतना ही खाना खिलाइए और पहले से ही ये आदत डालिए कि थाली में जितना चाहिए उतना ही परोसे। तो ये आगे जाके ओबेसिटी प्रिवेंट करने में भी हेल्पफुल रहती है और जैसा मैंने आगे बताया प्लीज़ नेक्स्ट कि बच्चे को भूख कब लग रही है या तो उसको भूख लगती है तो आपका बच्चा कैसा बिहेव करता है, वो पहले तो पहचानिए। कोई-कोई बच्चे हैं छोटे जब रहते हैं तो वो रोने लगते हैं या तो अंगूठा चूसने लगते हैं। तो ये कुछ भी जैसे बच्चे आपके बच्चे की क्या लाक्षणिकता है कि अभी पता चलता है कि इसको भूख लगी है, तभी उसको खाना दें।
उसको भूख नहीं है पर बस खाने का टाइम हो गया, या तो 2 घंटे 3 घंटे हो गए हैं पहले खाना खाया उससे, तो बस अभी खाना है, नहीं ऐसा मत कीजिए। जब उसको भूख लगे तभी खाना खिलाइए। और खास करके मम्मियों का ये आग्रह रहता है कि ये उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है या बच्चा कुछ खाता नहीं है, तो उसके पीछे पड़ के खिलाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। शुरुआत में बच्चे को जो अच्छा लगता है वो खाने की आदत डालें, फिर धीरे-धीरे उसको हेल्दी खाने की ओर मोड़ें। और कभी भी खाना खाते टाइम उसको बहुत ज़ोर से डाँटना है, उसको लालच देना है, कुछ प्रलोभन देना है, या उसको समझाते ही रहना है, या और कोई बच्चों से उसकी कंपैरिज़न करना है, ये सब चीज़ें अपने को नहीं करना है। क्योंकि ये सब चीज़ें करने से बच्चा जो है वो पर्टिकुलर फूड के टाइम फूड से भी उसको अच्छा नहीं लगता है, वो खाना खाना वो पसंद नहीं करता है। तो हमारा ध्येय अभी छोटेपन से ये रहना चाहिए कि जितना हो सके जल्दी हम बच्चे को अपने आप खुद को खाना खिलाना सिखाएँ। ज़्यादातर मम्मियों का प्रॉब्लम ये रहता है कि बच्चा अपने आप खाता है तो बहुत सारा नीचे गिरा देता है, वो गंदा हो जाता है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि बच्चे को वो ये बीप पहना के बिठा दिया है और वो पूरा मुँह उसका ग्रीन हो गया है। दूसरा बच्चे को नंगा करके ही बिठा दिया है, वो आधा गिरा रहा है। ये सब करने दो, उसको फूड से जो है वो फूड से बच्चे को अपने आप को जोड़ने दो, तो वो अपने आप ही खाना खाएगा। और हम खाना जो खाते हैं वो खाली न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाते हैं, खाने के साथ हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े रहते हैं। तो हमारा सबसे पहला एंड फ़ॉरमोस्ट जो प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि बच्चा अपने आप खाना जल्दी जितना हो सके जल्दी सीख सके। तो एक छोटा-सा वीडियो भी है इसके बारे में, तो हम नेक्स्ट में ये देखेंगे। नयन भाई, जी नयन भाई, हाँ जी प्ले करो तो। এক, শিশুদেরকে তাদের পছন্দের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন তারা খেতে চায় না তখন খাওয়ার জন্য শিশুদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। শিশু যদি কোনো একটি খাবার খেতে না চায় তখন সেই খাবারের পরিবর্তে অন্য একটি খাবার দিয়ে দেখতে হবে। ২. শিশুদের কখনোই জোর করে খাওয়ানো যাবে না, কারণ এতে শিশুর খাওয়ার ব্যাপারে ভয় হয়ে যাবে এবং তাতে মায়ের সাথে জেদ আরো করতে থাকবে এবং খাবার খেতে চাইবে না। ৩. শিশুদের যখন ক্ষুধা পায় কেবল তখনই তাদের খেতে দিতে হবে। শিশুর খাওয়ার আগে তাকে পানি অথবা অন্য কোনো খাবার দেয়া যাবে না, কারণ এতে তার পেট ভরে যাবে এবং সে তার নিজের খাবার খেতে চাইবে না। ৪. শিশুকে ধীরে ধীরে ধৈর্য নিয়ে খাওয়াতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে খাবার সময় তার মনোযোগ যেন অন্য কোনো দিকে চলে না যায়। ৫. ৯-১০ মাস বয়স থেকে শিশুরা নিজে নিজে খাবার তুলে মুখে দিতে চায়। খাবার ছোট ছোট টুকরো করে শিশুর সামনে দিতে হবে, এতে সে নিজে নিজে তুলে খেতে পারবে এবং খাওয়ার ব্যাপারে তার আগ্রহ বাড়বে। বড়দের তাতে উৎসাহ দিতে হবে এবং শিশুদের সাহায্য করতে হবে। तो मित्रों, ये था आज का सेशन जो हमारी तरफ से हमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी, हिदायतें देनी थी। आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे, होने ही चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो हमने बताई वो सभी माँ बाप कर नहीं सकते हैं, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। पर अब तक के जितने भी आपने सेशन अगर अटेंड किए हैं सही मायने में, जैसे एक्सेप्टेंस का है, डिसिप्लिन का है, वैल्यू सेटिंग का है या रूल्स सेटिंग का है, तो आप ये चीज़ जरूर कर पाएंगे। और अगले सेशन में आपको मैं प्रॉमिस देता हूं कि जो हम आपको जंक फूड या उनके बारे में नेक्स्ट सेशन में जो बताएंगे वो
इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आप जरूर देखेंगे भैया ये मेरे बच्चे को मुझे बिगाड़ना नहीं है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो आज का ये बेसिक सेशन हम यहाँ पे खत्म करने को जा रहे हैं। हम आशा रखेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपके प्रश्न पहले से डालिए या फिर उस दिन भी आप पूछ लीजिएगा, कभी भी पूछ लीजिएगा, दैट इज नॉट एन इश्यू। तो आपके लिए ये एक पूरा नया आयाम खुलेगा कि बच्चे के साथ समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका खाना खिलाना है। बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका खाना खिलाना है। बच्चे के साथ अपना दिमाग ठंडा कैसे रखा जाए और कैसे शांति से काम किया जाए उसका टेस्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका खाना खिलाना है। और बच्चे के मूड्स को सही मायने में जानना और उसके हिसाब से चलने का तरीका खाना खिलाना। ये तो आपकी और बच्चे की बात हुई। पर घर में शांति चाहिए तो सबको बच्चे के साथ में बैठ के खाना खिलाना चाहिए, तो सब और चीजें आप भूल जाएंगे। आपको आपके पड़ोसी के साथ में शांति चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन करना है, अच्छे संबंध रखना है, तो उनके और आपके बच्चों को बैठ के खाना खिलाने का अवसर दीजिए। आपको अपना नेशन, आपको अपने राष्ट्रीयता बतानी है अच्छी थी, तो भी बच्चे के खाने में ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे का खाना राइट फ्रॉम बर्थ, जन्म से लेके जब तक अपना कॉलेज तक जाता है बच्चा, तब तक का जो खाने का जो क्वालिटी है, अप्रोच है, और आपका खिलाने के अप्रोच की वजह से बच्चे का दिमाग ट्रेन होता है। ये आपको नहीं मालूम रहेगा, ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं। पर बच्चे को ट्रेन करना, उसको डिसिप्लिन करना, बच्चे को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने का जो एक्सरसाइज होता है वो खाना खिलाने की टेक्निक से होता है। तो जिन घरों में बच्चे को शांति से खाना खिलाया जाता है, सही खाना खिलाया जाता है, उनके बच्चे आगे जाके इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध साल भर से ज्यादा पीते हैं, उनमें दूसरे बच्चों को जिनको माँ का दूध नहीं मिला है, उनका IQ 7 से 8 पॉइंट ज्यादा रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर। तो खाना है तो बच्चों की होशियारी को भी चेंज करता है। और जो बच्चे दिमाग में ठंडे रहते हैं, जो होशियार है और जो सही खाना जिनको मिल पाया है, उनकी प्रोडक्टिविटी आगे जाके अच्छी रहती है। यानी आगे जाके वो एज एन एडल्ट वो अच्छा कमाते हैं, ऐसा देखा गया है। वो सोशल कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे सकते हैं, ऐसा कई सारे रिसर्च में पुरवार हुआ है। इसलिए अगर आपको पेरेंटिंग सीखना है और अप्लाई करना है तो खाना खिलाना इज द बेस्ट वे टू टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेरेंटिंग स्किल्स। इसके साथ में यहाँ पे हम पूरा करेंगे। अश्विनी बेन, हमारे मॉडरेटर जी। हाँ तो सर, हाँ सर। और समय है क्या अपने पास? नहीं सर, इट इज अराउंड मुझे लगता है 3 मिनट है। मुझे जो बताया गया था उतना समय 10 बजे तक का था। ये पूरा करते हैं, बराबर 10 बजने आए हैं। शब्बा खैर, सबको खूब खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे हम लोग। मिलते हैं शनिवार को। अलविदा। अलविदा, बाय बाय।